माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री के बारे में वो सारे चीज़ों को बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि उसका कार्यकाल इतना कितना होता है, कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जा सकता है, इन सारे चीज़ों को बताया है। फिर मैंने उन सभी क्वेश्चंस को फोकस किया है जो पीसीएस लेवल, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा या प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को फोकस किया है। आप ज़रा समझने का कोशिश कीजिए। आपको यूट्यूब पे हर एक वीडियो आपको मिलेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भला क्या अब ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है? ऐसा क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आप समझने का कोशिश कीजिए। और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को बताने के लिए फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के पूरे हिस्ट्री को, कैसे वो प्रधानमंत्री बने, कितना दिन उनका कार्यकाल रहा, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, या फिर ऐसे क्वेश्चंस कि किन प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा। इसको भी मैंने सिर्फ वन लाइनर के रूप में नहीं लिखा है, मैंने आपको ए टू जेड प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक हर एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल, वो कैसे बने प्रधानमंत्री, किस तरह से वो प्रधानमंत्री पद से हटाए गए और किस तरह से अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, ये सारे चीज़ों को मैंने कवर किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो प्रधानमंत्री पद की व्याख्या आर्टिकल 75 में किया गया है, मतलब भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री होता क्या है मैं आपको बता दूं, बहुमत दल या गठबंधन का जो नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको ज़रा समझने का कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्यता उसको होना अनिवार्य होता है प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए। और प्रधानमंत्री का नियुक्त, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है नियुक्त, इसीलिए लिखा है क्योंकि प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, आप लोकसभा का इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में जिस भी दल को बहुमत हासिल होता है, या अगर किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं हुआ तो 2-3 दल एक साथ मिल के, 2-3 पार्टी एक साथ मिल के क्या करते हैं, एक गठबंधन का निर्माण करते हैं। उस गठबंधन में जो एक बहुमत दल का, उन्हीं बहुमत दल उनमें से एक नेता चुना जाता है, उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। जनरली क्या होता है कि जैसे अभी 2019 के इलेक्शन की बात करें तो पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया गया। तो हर एक पार्टी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को पहले ही फोकस कर दिया जाता है कि यही प्रधानमंत्री के रूप में बनेंगे अगर मेरी पार्टी बहुमत में आती है। तो आप समझ गए, बहुमत दल या गठबंधन का नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है और शपथ ग्रहण के दिन से ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से माना जाता है, तो जिस समय वोटिंग होता है या जिस समय वो विजयी होते हैं उस दिन से नहीं काउंट किया जाता है। जिस दिन उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है उसी दिन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफ़ा किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और
इस्तीफा यानी प्रधानमंत्री का पोस्ट 3 कारणों से ही खाली हो सकता है। या तो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और वो बहुमत साबित करने में असफल हो जाएं, तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। या फिर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। आगे मैं आपको सारे चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को साबित नहीं कर पाए और उन्हें पद से हटना पड़ा। तो ये अविश्वास प्रस्ताव को मतलब अपने विश्वास के रूप में नहीं साबित कर पाए, बहुमत लोकसभा में नहीं साबित कर पाए और उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। तो इस तरह से मैंने फुल डिटेल आगे दिया है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अगर वो इस्तीफा ना दें या फिर उनकी मृत्यु ना हो तो सामान्यतः प्रधानमंत्री कितने साल तक काम करते हैं? 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। और प्रधानमंत्री को पुनर्नियुक्त करने की व्यवस्था संविधान में है। मतलब कोई भी आदमी भारत का प्रधानमंत्री कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है और वो भारत का प्रधानमंत्री कितनी भी बार बन सकता है। और प्रधानमंत्री पद की योग्यताएं क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रधानमंत्री पद की योग्यता में पहला बात कहा गया है वो भारत का नागरिक हो। मैंने अपने पिछले वीडियो राष्ट्रपति के बारे में जब फुल डिटेल इसी तरह मैंने फुल डिटेल जब दिया था तो उसमें भी मैंने ये कवर किया था पॉइंट कि वो भारत का नागरिक हो, लेकिन बाय बर्थ नहीं हो। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि वो बाय बर्थ हो, मतलब जन्म से ही भारत का नागरिक हो, ऐसा नहीं है। अगर कोई विदेशी मुल्क का भी आदमी भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य हो जाता है। लेकिन नॉर्मली बाहरी लोगों को जो बाहर विदेशी व्यक्ति थे और भारत की नागरिकता ग्रहण की, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं नियुक्त किया जाता है। परंतु संविधान में ऐसा उल्लेख किया गया है कि वो भी भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। आगे बात करते हैं। सेकंड क्या अर्हता होती है? सेकंड होता है 25 साल या उससे अधिक उम्र हो। तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 साल। और आप ये भी जानते हैं लोकसभा के लिए भी न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 साल। तो प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो उसकी उम्र 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसे सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मतलब या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। लेकिन अगर वो पद ग्रहण के समय लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं होता है तो 6 महीने के भीतर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ही पड़ता है, अन्यथा उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये प्रावधान किया गया है। आगे, वह लाभ के पद पर ना हो। मैं आपको फिर से बताता हूँ, प्लेलिस्ट में राष्ट्रपति का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मैंने राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी बताई है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके एक भी क्वेश्चन किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में, चाहे वो IAS का प्री ही क्यों ना हो, UPSC का प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी बैठेंगे ना, तो अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा। मैं इस वीडियो में भी वैसे ही कवर किया हूँ, चाहे वो आप ग्रुप D में बैठें या फिर आप IAS के एग्ज़ाम में बैठे। अब मैंने उतने डिटेल में हर एक चीज़ को कवर किया है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे अछूता नहीं रहेगा। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लाभ का पद क्या होता है। लाभ का पद होता है अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय स्वशासन में किसी भी सरकारी पोस्ट पर होता है तो उसे लाभ का पद माना जाता है। जहाँ तक लाभ का पद कौन कौन सा पद नहीं होता है? राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता है, राज्य के मिनिस्टर का पद जो होता है, मतलब राज्य के मंत्री का जो पद होता है वो भी लाभ का पद नहीं होता है, केंद्रीय मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है, गवर्नर का पद लाभ का पद नहीं होता है। ये सारे लाभ के पद नहीं होते हैं। जबकि कोई भी व्यक्ति अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय स्वशासन में इसके सरकारी नौकरी में होता है या सरकारी पोस्ट पर होता है तो उसे लाभ का पद माना जाता है। मतलब प्रधानमंत्री के लिए योग्यताएं कौन सी हो गई? वो भारत का नागरिक हो, लेकिन बाय बर्थ होना जरूरी नहीं है। और 25 से
अधिक उम्र का हो, या तो 25 हो या उससे अधिक उम्र का हो, और उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। मतलब किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो जिस समय शपथ ग्रहण होता है उस समय वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है तो 6 महीने के भीतर उसे सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हर एक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मैं पूरा फुल डिटेल में कवर करूंगा, उनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्यों को बताऊंगा और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस और आने वाले क्वेश्चंस को भी बताऊंगा। तो पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1952, और ये कार्यकाल चुनाव नहीं हुआ था। इस समय का जो कार्यकाल है, 1952 में चुनाव हुआ था, आम चुनाव, और 1952 से 1957 तक का जो कार्यकाल है उसे पहला कार्यकाल माना जाता है, और दूसरा कार्यकाल 1957 से 1964 तक। पर मैंने जो ये लिखा है 1947 से 52, ये क्या है? तो इसके दौरान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो इनका टोटल कार्यकाल अगर पूछा जाता है नेहरू का कब से कब तक था, तो 1947 से 1964, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक कार्यकाल माना जाता है। तो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि पहले कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? हालांकि ये इन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया था। मैं आपको अविश्वास प्रस्ताव के बारे में थोड़ा बता दूं। अविश्वास प्रस्ताव किसी भी प्रधानमंत्री पद पे बने रहते हुए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लाया जा सकता है, प्रधानमंत्री पद पर के लिए लाया जा सकता है, और उन्हें उस समय संसद में या लोकसभा में ही अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। अगर वो लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो कौन से पहले आदमी थे जिनके विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाया कौन था? जेबी कृपलानी के द्वारा 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने अपना बहुमत लोकसभा में साबित कर लिया और पद पे बने रहे। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 का भारत चीन युद्ध जो था वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, आप जानते हैं, जिसमें इंडिया को करारी हार झेलनी पड़ी थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए एक सदमा जैसा था, और वो ऐसा मानते थे कि चीन ने हमारे साथ धोखा किया है और धोखा से इस तरह से जीता है, ऐसा वो मानते थे। और इसी के कारण उनका हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। 27 मई 1964 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने नंबरिंग नहीं किया है, गुलजारी लाल नंदा मैंने लिखा है। पहले प्रधानमंत्री में आपको दिख रहा होगा कि 1 नंबर मैंने दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू में, लेकिन गुलजारी लाल नंदा में मैंने 2 नंबर नहीं दिया है, क्योंकि ये दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री नहीं माने जाते हैं। ये सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री वैसे प्रधानमंत्री होते हैं जो किसी प्रधानमंत्री के मृत्यु के बाद वो कार्य करते हैं, वो प्रधानमंत्री के पद को संभालते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। और गुलजारी लाल नंदा के बारे में, ये 2 बार बने, एक बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद, एक बार दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ये बने हैं। इनका कार्यकाल आप देख लीजिए। पहला कार्यकाल जो था 27 मई से 9 जून माना जाता है 1964 ईस्वी में, जब प्रधानमंत्री किनकी मृत्यु हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के रूप में के बाद। और 11 जनवरी से 24 जनवरी माना जाता है 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी। आगे हम बताएंगे, आगे बढ़ते हैं।
तो आप देख भी रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक रहे, 1964 कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा रहे और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री को फुल टाइम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 1964 से 1966 तक ही इनका कार्यकाल रहा, क्योंकि 66 में कार्य पर बने रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पे बने रहते हुए इनकी मौत भारत के बाहर ताशकंद में हो जाती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मौत कार्यकाल पर रहते हुए भारत के बाहर हुई, तो वो कहाँ पे हुई, लाल बहादुर शास्त्री की मौत ताशकंद में हुई। आप हमें बताइए कि ताशकंद, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ताशकंद किस देश की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल तीसरा, इंदिरा गांधी का, हाँ यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ नए सीखने को मिलेंगे। इंदिरा गांधी का कार्यकाल बहुत ही टसलपूर्ण रहा है। आप जानते हैं विपक्ष के नेता आडवाणी ने उन्हें दुर्गा भी कहा था। कब कहा था? 1971 युद्ध के बाद। तो ये मैं बताता हूँ कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल बहुत ही टफेस्ट पीरियड रहा था और इसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी कार्य किए जो नहीं करना था। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो फिर जिस समय 1966 में जिस समय वो प्रधानमंत्री चुनी गई, उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी और लाल बहादुर शास्त्री के अचानक मौत के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो 66 में प्रधानमंत्री बनी और 71 में फिर से मध्यावधि चुनाव हो जाता है और उस मध्यावधि चुनाव में मतलब लोकसभा विघटित किया जाता है और 71 में क्या होता है, मध्यावधि चुनाव होता है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसीलिए फिर 71 में जब चुनाव होता है तब वो फिर से प्रधानमंत्री बनती है और 76 तक अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करती है और 76 के बाद 77 ये भी बताऊंगा क्यों आया, क्योंकि आपको बस इतना जान लीजिए कि इमरजेंसी के दौरान कोई भी चुनाव नहीं होता है, इसीलिए 76 से 77 एक साल और इंदिरा गांधी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। और फिर आप देख रहे हैं 1980 से 84, ये फिर 77 के बाद फिर दूसरे लोग प्रधानमंत्री बनते हैं और लास्ट में 80 से 84, जब तक कि 84 में उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, जब तक उनकी हत्या नहीं कर दी जाती है, तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर बनी रही। तो अब हम एक एक करके कवर करते हैं। तो फिर इनका 3 कार्यकाल रहा था इंदिरा गांधी का। पहला 1966 से 71 के बीच, 71 से 76 के बीच, 76 से 77 के बीच और एक चौथा कार्यकाल रहा था जो कि पूर्ण कार्यकाल रहा था 80 से 84 के बीच। 84 में जब इनकी हत्या कर दी जाती है तब तक इनका कार्यकाल रहा था। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी को जाना जाता है। 1971 में लोकसभा विघटित किया गया, मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई जिसमें इंदिरा गांधी विजयी हुई थी। लेकिन इसी समय एक कंट्रोवर्सी होता है। वो क्या कंट्रोवर्सी होता है? राजनारायण सिंह जो कि इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे, मतलब दूसरे पार्टी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनाव में सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाया, सीमा से अधिक पैसा खर्च करने का आरोप लगाया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। और ये इलाहाबाद कोर्ट में उन्होंने दिया था और कोर्ट ने बताया कि ये सारे के सारे आरोप सही हैं और इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा देने के लिए इनकार कर दिया। और उसी समय पार्टी में भी विद्रोह हो रहा था इंदिरा गांधी के विरुद्ध। उन्हें गूंगी गुड़िया भी कहा जाता था शुरुआत में। तो इस तरह से विरोध हो रहा था। तब पार्टी ने एक बयान जारी किया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व का जो पार्टी है वो अपरिहार्य है। ये संभव नहीं है कि कांग्रेस अब इंदिरा गांधी को और ज़्यादा टॉलरेट कर पाए। इस तरह से पार्टी ने एक बयान जारी किया था। यही इंदिरा गांधी के अंदर डर था कि मेरा पद कहीं से चला ना जाए। तो ये हुआ था उनके साथ। तो फिर क्या होता है, इमरजेंसी के दौरान उन्होंने उसी से डर के इमरजेंसी लगा दिया था। 1975 ईस्वी में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया था और उन्होंने बोला था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूँगा। ये कह के उन्होंने उसी समय इमरजेंसी लगा दिया था। आपातकाल कब लगाया गया? ये तो इंडियन पॉलिटी की सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी
कमर तोड़ने वाली भी घटना है कांग्रेस के लिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। 25 जून 1975 ईस्वी को इमरजेंसी लगाया गया और ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 ईस्वी तक चला। कम से कम 21 महीनों तक का ये आपातकाल घोषित हो गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। पूछा जाता है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फारुखादीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो किनके कहने पर? इंदिरा गांधी के कहने पर संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई। तो आपातकाल में जैसा कि लिखा जानते हैं आप, चुनाव स्थगित हो जाता है। इसीलिए 71 में मध्यावधि चुनाव के बाद वो चुन के आई और उनका कार्यकाल कब तक चलता? 76 तक चलता, लेकिन 76 तक चला भी और 75 में इमरजेंसी लगने के कारण अब नया चुनाव नहीं हो सकता है 76 में। तो एक साल के लिए 76 से 77 जब तक इमरजेंसी रहा तब तक के लिए वही प्रधानमंत्री के रूप में बनी रही, मतलब उनका ही कार्यकाल 76 से 77 बढ़ा दिया गया, जैसा कि आप पीछे देखे भी थे 76 से 77। तो आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए और नागरिकों के अधिकार को समाप्त करके मनमानी की गई। ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि इमरजेंसी का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने अपने हित के लिए, खुद को पोस्ट पे बने रहने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। अब हाँ, 1971 का जो युद्ध था वो बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इसमें भारत की जय जयकार हुई थी। 71 का जो युद्ध था वो, तो इसमें हुआ क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो पहले पाकिस्तान का एक अंग था और इंदिरा गांधी के ही समय में और ये लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की सेना ने 16 दिसंबर को सरेंडर कर दिया था और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ बांग्लादेश, जो कि इंडिया का ही देन समझा जाता है। और वो भी कौन सी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी का। तो आगे बढ़ते हैं, हम 77 तक आ गए हैं। 77 तक इंदिरा गांधी का हमने देख लिया था और एक बार और उनका कार्यकाल आएगा, कब से? 80 से 84 के बीच। 84 में उनकी हत्या कर दी जाती है, तब तक वो पद पे बनी रही। तो आगे बढ़ते हैं, मोरारजी देसाई कब बने? 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई बनते हैं। ये जनता दल मैंने क्यों लिखा है, ज़रा समझने का कोशिश कीजिए। ये जो इमरजेंसी था ना, एक पूरे राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। आप जयप्रकाश नारायण का नाम सुने होंगे। जयप्रकाश नारायण ने पटना के ही गांधी मैदान में एक आंदोलन छेड़ा था, जो इसी उनको क्रूर शासक माना जाने लगा था। इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी जो बढ़ाया गया था और बहुत सारा अत्याचार किया गया था जनता पे, तो इसी सब के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन किया था। आज जो आप सुनते हैं कि JDU, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, या फिर आप बात करते हैं राजद, राष्ट्रीय जनता दल, या ये लालू प्रसाद यादव, या फिर आप जानते हैं समाजवादी पार्टी, ये सभी उसी जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के ही बाय प्रोडक्ट है। ये सब वहीं से निकल के आए हैं और इसी जयप्रकाश नारायण के द्वारा जनता पार्टी की स्थापना, जनता दल की स्थापना किया गया। और जनता दल के उस समय के किनको प्रधानमंत्री जनता दल ने चुना? मोरारजी देसाई को जनता दल ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा, चूँकि इनका कार्यकाल पूरा नहीं है। आप देख सकते हैं 77 से 79 तक इनका कार्यकाल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसीलिए दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आपको पूछा जाएगा पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये तो जनता दल के हैं। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से पहले हमने पढ़ा है वो सभी कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब बात करते हैं मोरारजी देसाई की, तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माने जाते हैं। और ये किस दल के प्रधानमंत्री थे? जनता दल के प्रधानमंत्री थे। तो मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वहीं अगर आपको ये पूछा जाए कि पहले फुल टाइम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को पहले फुल टाइम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माना जाता है। आप जानते हैं NDA से अटल बिहारी वाजपेयी ने पद ग्रहण किया था। आगे बढ़ते हैं, और मोरारजी देसाई के विरुद्ध नन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। किस ईस्वी में? 1979 में नन कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में मोरारजी देसाई सरकार के विरुद्ध। और 1979 में
इनके ही दो सहयोगी थे, राजनारायण और चरण सिंह। यही चरण सिंह आगे जाके फिर कांग्रेस से सहायता लेकर, ये जनता दल के थे उस समय तक, लेकिन यही चरण सिंह बाद में कांग्रेस से सहायता लेके अगला प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो यही 1979 में राजनारायण और चरण सिंह, जो कि जनता पार्टी की सरकार से अलग हो गए और जनता दल को बहुमत नहीं मिल पाने के कारण मोरारजी देसाई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। और 83 वर्ष, उस समय उनकी उम्र 83 वर्ष की थी, और उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। फिर आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1979 में अब कांग्रेस साथ दे देगा किसका? चौधरी चरण सिंह को। चूँकि कांग्रेस बस मोरारजी देसाई आए पद पे तो वो गैर कांग्रेसी सरकार बनने लगी, लेकिन फिर से चौधरी चरण सिंह हट जाते हैं जनता पार्टी से और उनको सपोर्ट मिल जाता है इंदिरा गांधी से, तो वो फिर प्रधानमंत्री के रूप में बन जाते हैं। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, जैसा कि आप देख रहे हैं 1979 से 1980 तक ही प्रधानमंत्री थे। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने पार्लियामेंट को कभी भी फेस नहीं किया, मतलब संसद को कभी भी फेस नहीं किया। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। तो होता क्या है, 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह से समर्थन, उनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और समर्थन जैसे ही वो साबित करते, उससे पहले ही कांग्रेस ने फिर से उनसे सपोर्ट क्या कर लिया? वापस कर लिया, और 28 अगस्त 1979 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन तुरंत चुनाव तो हो नहीं सकता है, इसके लिए केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में वो कब तक बने रहे? 14 जनवरी 1980 तक कार्यभार संभाला। प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये थी चौधरी चरण सिंह की चर्चा। हाँ, इनके बारे में कुछ और जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आज जो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, ये चौधरी चरण सिंह के ही कारण मनाया जाता है। इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था, चौधरी चरण सिंह को। और इनका एक महत्वपूर्ण काम भी पूछा जाता है कि जमींदारी उन्मूलन विधेयक जो 1952 ईस्वी में पारित हुआ था, ये चौधरी चरण सिंह की अथक मेहनत का ही परिणाम था। चौधरी चरण सिंह की अथक मेहनत के ही कारण जमींदारी उन्मूलन विधेयक 1952 में पारित हुआ। तो ये चौधरी चरण सिंह को इसीलिए किसानों का मसीहा कहा जाता है। अब हम कब तक आ गए थे? 1980 तक आ गए थे, चौधरी चरण सिंह तक। अब 1980 के बाद, जैसा कि मैंने इंदिरा गांधी में आपको बताया था, 1980 से 84 जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है, फिर से एक बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में बनी थी, मतलब फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई थी। और 1984 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। कब बनते हैं? 1984 ईस्वी में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। और कब तक वो रहते हैं? वो 1989 तक, 1984 से लेकर पूरे 5 साल 1989 तक प्रधानमंत्री के पद पे बने रहते हैं। ये राजीव गांधी थे। और इनकी माता की मृत्यु, जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो स्वर्ण मंदिर जो था उसमें कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें इन्होंने मतलब चप्पल पहन के और ये सब से सैनिकों को भेज दिया था, जिससे सिख वहाँ के गुस्सा हो गए थे, और बाद में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनके ही गार्ड के द्वारा शायद उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस समय इनकी उम्र बस 40 साल थी। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी कब से कब तक रहे? 1989 तक राजीव गांधी रहे। फिर से 1 साल के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह आ जाते हैं। अब ये क्या होता है? विश्वनाथ प्रताप सिंह सबसे प्रमुख, और इनके बारे में थोड़ा जानिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह वैसे तो इन्होंने बहुत ही निर्णायक काम किया है, लेकिन चूँकि उच्च वर्ग इन्हें पसंद नहीं करते थे, इसीलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। इनके द्वारा किया गया कार्य, जैसे विवादास्पद कदम जो था वो मंडल कमीशन था। अब जानते हैं मंडल कमीशन क्या था, जिससे आज के डेट में जो एग्ज़ाम में या फिर हर एक जगह पे आप देख रहे हैं आरक्षण का जो शुरुआत हुआ था, ये मंडल आयोग एग्ज़ाम में जो आरक्षण का होता है, सरकारी पोस्ट पे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात, यही मंडल आयोग की सिफारिश थी, और इसे लागू करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह
थे। और इनका कार्य देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने के लिए भी इन्होंने ज़ोर शोर से भाग लिया था। और उनकी जयंती जो कि कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो उनकी जयंती पर छुट्टी देने की भी शुरुआत इन्होंने ही किया था। और आगे बात करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि इंदिरा गांधी ने लाया था, तो उसके लिए इन्होंने स्वर्ण मंदिर जाकर माफ़ी मांगने का भी काम इन्होंने ही किया था। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मैं बताता हूँ जिसके कारण इनकी सरकार भी गिर गई 1990 में ही। मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस करने के लिए कार सेवकों को भेजा गया था। ये तो आप जानते हैं बाबरी मंदिर विध्वंस कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1990 ईस्वी को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। इसको रोका किसने था? उस समय बीपी सिंह की सरकार थी और बीपी सिंह ने इसे रोका था। और इसीलिए नेशनल फ्रंट की जो सरकार थी, जो कि बीपी सिंह और बीजेपी को मिलाकर बना हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी कारण से बाबरी मस्जिद विध्वंस को रोकने की वजह से भारतीय पार्टी ने नेशनल फ्रंट की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। और बीपी सिंह को फिर से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा लोकसभा में, और वो बहुमत नहीं साबित कर पाए। और 7 नवंबर 1990 ईस्वी को सरकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बात किसकी है? बीपी सिंह की है। अब हम आगे बात करते हैं चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर कब से कब तक प्रधानमंत्री रहते हैं? 1990 से 1991 तक। वीपी सिंह राजीव गांधी के बाद बने और कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? 1989 से 1990 तक प्रधानमंत्री रहे। और वही बाबरी मस्जिद विध्वंस में बीजेपी सपोर्ट वापस ले लिया और उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। तो चंद्रशेखर मौका का फ़ायदा उठाया था, देखा था कि अभी कहीं कोई नहीं है, तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जनता पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी का निर्माण कर लिया था। अब जानते हैं जनता पार्टी की सरकार जिसमें मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो वो जनता पार्टी को छोड़कर उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी या जनता दल सोशलिस्ट का निर्माण किसने किया था? चंद्रशेखर ने किया था। और उस समय विपक्षी दल के नेता कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी ने कहा कि मैं आपको समर्थन दूंगा, इसीलिए उन्होंने जनता पार्टी को भी छोड़ दिया। तो राजीव गांधी ने उसको समर्थन भी दिया और उसी समय उन्होंने विश्वास मत संसद में 1990 ईस्वी में वीपी सिंह के 7 नवंबर 1990 ईस्वी में वीपी सिंह के सरकार को गिरने के बाद चंद्रशेखर ने अपना लोकसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। किसके थ्रू? राजीव गांधी। कांग्रेस ने समर्थन दे दिया और उन्होंने एक नई पार्टी बना ली थी, समाजवादी जनता पार्टी, और उसमें समर्थन के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया? विश्वास मत हासिल कर दिया। और 1990 ईस्वी में फिर से प्रधानमंत्री के पोस्ट पे कौन बन गए? चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उनकी भी सरकार कुछ ही महीनों तक चली, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चुनाव की घोषणा करवा दी। तो बीपी सिंह ने नए इलेक्शन में भी भाग लिया था। अब मैं बात करूं, ये चंद्रशेखर की बात है। चंद्रशेखर का कार्यकाल भी कुछ ही महीनों तक चला, 1990 से 1991 तक चला। और इसी में उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया था। और फिर आंतरिक झंझट के कारण ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और चुनाव की घोषणा हो जाती है, मतलब 1991 में फ्रेश चुनाव होगा। अब इस चुनाव में क्या हुआ था? इस चुनाव में वीपी सिंह जो थे वो नए इलेक्शन में भाग लिया उन्होंने। वीपी सिंह जो चंद्रशेखर से पहले प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के इस्तीफा वापस लेने के कारण उनका सरकार गिरा था, तो वीपी सिंह ने फिर से चुनाव में कांग्रेस के ही साथ थे वो, और कांग्रेस के साथ अब हो लिए। और कांग्रेस के साथ होने के बाद उन्होंने चुनाव प्रचार में भी भाग लिया था और नए इलेक्शन के कैंडिडेट के रूप में भी वीपी सिंह रहे थे। लेकिन हुआ क्या था कि उन्हीं के दौरान राजीव गांधी की भी हत्या मई 1991 ईस्वी में, आप जानते हैं चुनाव प्रचार के लिए राजीव गांधी गए थे, उसी के दौरान राजीव गांधी की हत्या मई 1991 ईस्वी में हो जाती है। और इससे वीपी सिंह कमज़ोर पड़ गए और फिर कांग्रेस के सपोर्ट से चुके वो थे, तो फिर वो कमज़ोर पड़ गए और उनका पार्टी नहीं जीत पाया, मतलब कांग्रेस एक बार फिर से धराशायी हो गई। तो अब कौन बने प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री बने। इनका पूरा नाम क्या था? पामुलापति वेंकट नरसिंह राव, ये इनका पूरा नाम था। पीवी नरसिम्हा राव का नाम था। हाँ, इनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है।
LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये नीति किसके द्वारा लाया गया? तो ये नीति PV नरसिम्हा राव के द्वारा ही लाया गया था। अब मैं बात करूं मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह PV नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे। और जैसा कि आप जानते हैं मनमोहन सिंह पहले फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके थे और भी इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट पे भी काम किया था। तो ये मनमोहन सिंह थे उस समय वित्त मंत्री। उन्होंने ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मैं हिंदी में बताऊँ आपको तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। चूँकि ऐसा कहा जाता है, मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी किया है, आप देख रहे हैं, इंडिया वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ द बैंक्रप्सी, इंडिया दिवालिया होने के कगार पे था। आर्थिक स्थिति इतनी खतरनाक उस समय की थी कि इंडिया सरवाइव नहीं कर सकता था। ऐसे कंडीशन में मनमोहन सिंह ने देश को बचाया था, तो उनको एक सैल्यूट तो बनता ही है। तो ये मनमोहन सिंह थे हमारे। तो मैं बता रहा था उदारीकरण, नीतिकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण तो आज जान ही रहे हैं, आज जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है प्राइवेटाइजेशन, वो कांग्रेस की ही देन है। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के समय में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की देन है। निजीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, हम एक छुपी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं रहेंगे, हम हर एक देश से व्यापार करेंगे, आयात और निर्यात करेंगे। ये सारा किसका था? मनमोहन सिंह के द्वारा चलाया गया LPG नीति था। अब हम आगे बात करते हैं 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। और इनके कार्यकाल को मैंने यहाँ पे 3, आप कहाँ तक आ गए थे? 1991 से 1996 PV नरसिम्हा राव तक आप आ गए थे। और 1996 में सिर्फ 13 दिनों के लिए पहला कार्यकाल इनका रहा और इन्हें ही प्रधानमंत्री के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता था। मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका माना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल माना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल किनका माना जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल, जो कि सिर्फ 13 दिनों का था। तो प्रधानमंत्री के इतिहास में उन्हें सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे। पहले कार्यकाल में 13 दिन का चला, दूसरा कार्यकाल जो था वो 13 महीने का चला, और तीसरा कार्यकाल जो कि पूर्ण कार्यकाल था, कब से कब तक? 1999 से लेकर 2004 तक, जब NDA जो थी वो बहुमत में रही और उन्होंने इस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी किए। तो हम उनके कार्यों को जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री 2 बार बने और किस तरह से उनकी सरकार चली गई। लास्ट में ना बने हैं, 1999 से 2004 तक वो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहले क्यों बने, कैसे बने और क्या हुआ, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में महत्वपूर्ण कार्य कैसे हुए। आप जानते हैं भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो स्माइल बुद्धा, उस योजना को, जो प्रोग्राम था पोखरण 2 का जो प्रोग्राम था, उसे किस नाम से जाना जाता था? स्माइल बुद्धा के नाम से जाना जाता था। तो 1998 में संपन्न किया गया। और फिर पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए लाहौर बस से गए थे वो, और उस समय किससे मिलने के लिए? वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन वो कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन फिर से पाकिस्तान ने धोखा किया और 1999 में कारगिल युद्ध हो गया। ये कारगिल युद्ध से पहले गए थे, लाहौर समझौता के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसमें बहुत सारे करार किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको नहीं माना और 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ। और जानते हैं कारगिल युद्ध में भारत विजयी हुआ। ये किनके शासनकाल के दौरान हुआ था? हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान हुआ था। फिर से इन्होंने एक बात आगे बढ़ाई पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के बाद, और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ, तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, जिनको परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने आगरा समझौता के लिए आमंत्रित किया था। और आप वीडियो देखिएगा ना, ये यशवंत सिंह जो थे,
उन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखा है इनके बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में और आगरा समझौते के बारे में, क्योंकि आगरा समझौता को सफल बनाने के लिए बुलाया गया था परवेज़ मुशर्रफ को, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को के एरोगेंट नेचर के कारण क्या होता है, आगरा में एक समझौता बुलाया गया था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ भारत आए थे और वो समझौता भी फेल हो जाता है। तो ये सारे के सारे काम किसके द्वारा किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। और जानते हैं आप 2015 में जब मोदी सरकार आई, 2014 में आई और 2015 में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न भी दिलवाया और 2015 में ही उनके जन्मदिन के अवसर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब से, 2015 से। और कितना तारीख था, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब हम बात करेंगे कि ये किस तरह से बने और किस तरह से वो हट गए। तो 1996 ईस्वी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरी थी, लेकिन फिर से लोकसभा में बहुमत नहीं साबित कर पाए और 16वें दिन, वैसे तो 13 दिन ही इनका कार्यकाल माना जाता है, लेकिन 16वें दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आगे बात करते हैं 1998 से, जब 1998 की बात करें तो 1998 ईस्वी में बीजेपी ने फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। 1998 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और 1998 ईस्वी में कई पार्टियों ने मिलकर कौन से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का निर्माण किया था। तो ये आपको समझ में आ गया, एनडीए का निर्माण किसके द्वारा किया गया था 1998 में, मतलब बीजेपी और कई सारी पार्टियों ने मिलके एनडीए का निर्माण किया था और वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन होता क्या है, एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कजागम, इसी तरह से कुछ है फुल फॉर्म उसका। एआईडीएमके की जो थी जयललिता, उसने समर्थन वापस ले लिया था। वो पहले से ही बोल रही थी, सरकार बनने के बाद ही बोल रही थी, 1998 से ही बोल रही थी कि मैं सरकार वापस, मतलब समर्थन वापस ले लूँगी। तो उन्होंने वैसा ही किया। एआईडीएमके की अध्यक्षा जयललिता ने अपना इस्तीफा समर्थन वाजपेयी सरकार से वापस ले लिया था और ये इतिहास का सबसे बड़ा घटना है कि वाजपेयी सरकार ने सिर्फ एक वोट के कारण अपनी सरकार को क्या किया था, गिरा दिया था। और उन्होंने संसद में बोला भी था कि ये देश रहना चाहिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं और आज हम जीतेंगे तो कल कोई और जीतेगा, इस तरह का उनका एक भाषण था जो कि संसद में इसी अविश्वास प्रस्ताव, जब उनकी सरकार एक वोट के लिए गिर जाती है। भला आप ही कहिए, अटल बिहारी वाजपेयी कितने बड़े नेता थे। आज एक वोट क्या 10 वोट को खरीद लिया जाता है, दूसरे पार्टी के सांसद को खरीद करके वोट पूरा कर दिया जाता है, बहुमत हासिल कर दिया जाता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार एक वोट के लिए गिरा दिया था और 13 अक्टूबर 1919 ईस्वी को फिर से ये 17 अप्रैल 1919 ईस्वी को इनकी सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। और फिर उसके बाद ही कारगिल युद्ध होता है और कारगिल युद्ध के बाद 1999 ईस्वी में फिर से चुनाव होता है, जिसमें एनडीए को 543 में से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी और अन्य दल मिलके बने हैं, जिसमें से शिवसेना भी थी, ये सारे के सारे दल मिलके बने थे और एनडीए को 543 में से 303 सीट प्राप्त होती है 1919 ईस्वी के इलेक्शन में और 1999 ईस्वी के इलेक्शन में। और 1999 ईस्वी के बाद वो 2004 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ तो मैंने 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी को ले आया, लेकिन आप देखे होंगे कि 1996 में उनकी सरकार जब 13 दिन में गिर जाती है तो उस समय कौन प्रधानमंत्री बने, तो उस समय प्रधानमंत्री बने थे एच.डी. देवगौड़ा। 1996 से 1997 के बीच एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री के रूप में बने थे और इनका फुल फॉर्म क्या था, हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा इनका पूरा नाम था। आगे बात करते हैं 1996 के आम चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस पूरी तरह से क्या हो गया था, हार गया था। इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 1996 में, वो हार गई और कौन बन गए, एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए थे। और ये अभी जिंदा भी हैं, एच.डी. देवगौड़ा अभी भी जिंदा हैं। तो
आगे बढ़ते हैं। तो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था तो यूनाइटेड संत लिखा गया है, यूनाइटेड फ्रंट होगा। यूनाइटेड फ्रंट ने एच.डी. देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। अब आगे बात करते हैं हम इंद्र कुमार गुजराल का। इंद्र कुमार गुजराल वही, जब एच.डी. देवगौड़ा की सरकार फिर से गिरती है तो 1997 से 1998 तक, मतलब 1996 तक किसकी सरकार रही? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही, जिसमें मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में थे और एलपीजी वगैरह लाया था, वो हो गया। अब पीवी नरसिम्हा राव के बाद सरकार बनती है किसकी? एच.डी. देवगौड़ा की सरकार बनती है। 1996 से 1997 तक सरकार चलती है, फिर 1997 में सरकार गिरती है और उस समय इंद्र कुमार गुजराल, जो कि राज्यसभा के, पूछा भी जाता है कि इंद्र कुमार गुजराल जिस समय प्रधानमंत्री बनाए गए थे उस समय किसके सांसद थे? तो वो राज्यसभा के सांसद थे और इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है 1997 से 1998 तक। फिर 1998 में, जैसा कि आपने देखा पीछे, अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं और 13 महीने के बाद 1999 में फिर से उनकी सरकार गिरती है और 1999 से 2004 तक फिर से कौन रहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। अब 2004 तक हम आगे फिर आगे बढ़ते हैं, मनमोहन सिंह के बारे में जानते हैं। और मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो करंट हो जाता है, तो आप उनके बारे में खुद ही जान रहे होंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2014 से तो आपने पूरा विजुअलाइज किया ही होगा कि किस तरह से सरकार बनी, कैसे 2014 के बाद 2019 में पुनः इलेक्शन में और ज़्यादा वोट से एनडीए सरकार बनी, तो ये सब आप जानते हैं। तो हम बताते हैं आपको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मनमोहन सिंह ऐसे थे जो लोकसभा के सदस्य कभी नहीं रहे। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के सदस्य ना रहते हुए 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? तो ये कौन थे? मनमोहन सिंह थे। आप जानते हैं ये एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे और 1991 से कब तक राज्यसभा के सदस्य रहे? 1991 से, जब वो वित्त मंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, उस समय से लेकर 2019 मोदी के शासनकाल तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। और ये भी पूछा जाता है किस राज्य से वो राज्यसभा के सदस्य रहे? तो असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। 2004 के आम चुनाव में यूपीए ने बहुमत हासिल किया था और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। पूछा जाता है कि आधार, जो आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार का कंसेप्ट था, ये किनके कार्यकाल में लाया गया? तो ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाया गया। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किनके कार्यकाल में लाया गया? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाया गया। आप जानते हैं 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार जो था वो भी किनके कार्यकाल में लाया गया? सूचना का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो था वो भी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण योजना। मैं एक बार फिर से बता दूं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, आधार, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार, ये सारा का सारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाया गया था। और फिर 2009 में फिर से चुनाव होता है और यूपीए को पहले से भी ज़्यादा, मतलब 2004 में जो बढ़त मिली थी उससे भी ज़्यादा 2009 में बढ़त मिलती है और मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो फिर मोदी गवर्नमेंट के बारे में मैं इसीलिए बोला कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर, कि चूँकि वो करंट का भी एक टॉपिक हो जाता है और पीसीएस एग्ज़ाम में या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर रेलवे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो मैंने सरकार को लेकर 2014 से लेकर 2000 टिल अभी 2020 तक मैंने जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उन पर एक वीडियो बनाए हैं। तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिए। तो वो किन पर है? प्रधानमंत्री मोदी पर है। आप जानते हैं 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 2019 में फिर से चुनाव हुआ और वो फिर से प्रधानमंत्री बने और अभी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तो मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं
ये नागरिक शास्त्र के अगले सीरीज में। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत पे मैंने वीडियो, हिस्ट्री के भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, दिल्ली सल्तनत के वीडियो बनाए हैं मैंने, जिसमें मैंने कवर किया है पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, ये सारे के सारे वंश को मैंने उसमें कवर किया है। फिर मैंने ये मुग़ल डायनेस्टी पे भी वीडियो बनाए हैं। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट 1919 से लेके 1947 तक मैंने पूरा कवर किया है। इंडियन क्रांतिकारियों पे मैंने वीडियो बनाया है। और मेरे वीडियो में बस आपको करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ शुरू से लास्ट तक आपको देखना है, इतना ही काफ़ी है। आप अगर शुरू से लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं तो उसी में आप अच्छे से एग्ज़ाम के हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।